सूरत पर तीसरी बार हमला भाग 2। मुगल अधिकारी एक राजकीय सीट में बंद था जो कढ़ाईदार कुशनों से सुसज्जित था। हबल बुलबुलों से धुआं निकल रहा था, जिसके सामने एक शानदार तलवार और बकलर रखा हुआ था, जिसके सिर पर धनुष और तीर थे, जो तुर्की शैली के अनुसार पूरे फर्श पर एक नया नर्म बिस्तर बिछा हुआ था, जिसके ऊपर एक बढ़िया सफेद कालीकट था। कुर्सी भारी चांदी की थी। यदि इस विलासिता ने विदेशी आगंतुक को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं किया था, तो दो गायकों ने प्रवेश किया और डॉक्टर फ्रायर के मेजबान की प्रशंसा में एक गीत शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने सभी गुणों और कृपाओं का श्रेय दिया। डॉक्टर फ्रायर प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने गायकों को चापलूस बदमाश माना और चापलूसी पर सैनिकों को उद्धृत करने से संतुष्ट हो गए। डॉक्टर फ्रायर को हरम दिखाया गया, जिसमें 4 पत्नियां और 300 रखैले थीं। विदेशी के प्रवेश पर महिलाओं ने शर्म से अभिभूत होने का नाटक किया और पक्षियों की तरह फड़फड़ाते हुए अपने चेहरों को अपने हाथों से ढक लिया। लेकिन डॉक्टर फ्रायर ने देखा कि वे अपनी उंगलियों के बीच उसे घूरती रहीं। यह सुनकर कि उसका मेहमान एक चिकित्सक था, मुगल अधिकारी ने अपनी पत्नियों में से एक को खून बहाने पर जोर दिया, जिसे डॉक्टर फ्रायर ने एक मोटी लाल बालों वाली महिला पाया। जब अधिकारी की खुशी के लिए सेवा नहीं कर रहे थे या विदेशी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा था, तो महिलाएं फ्रायर को लगा कि वे अपना समय सिलाई करने और मिठाई और अचार खाने में बिताते हैं। जब डॉक्टर फ्रायर ने अधिकारी से पूछा, चूंकि वह मराठों के साथ युद्ध में था, तो वह उनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है, तो उसने जवाब दिया कि सेवा को कम करने के लिए यह उससे कहीं अधिक मेहनत का काम था, जितना कि उसकी स्थिति के संबंध में दर्शाया गया था। और फिर वायसराय बहादुर खान के खिलाफ एक लंबी तीखी टिप्पणी की, जिसने उन्होंने कहा रिश्वत मांगने के अलावा कुछ भी नहीं किया। यदि वह उस समय मुगल अधिकारियों की नैतिकता का विशिष्ट उदाहरण था, तो शिवाजी की सफलताएं शायद ही आश्चर्यजनक हों। फ्रायर द्वारा एक मुगल अधिकारी के साथ किए गए साक्षात्कार के उदाहरण के रूप में एक समकालीन मुगल सज्जन की बंबई में एक अंग्रेज से मुलाकात की तुलना करना मनोरंजक है। अब्द अर रजा हैदराबाद में पहले एक अंग्रेज साथ मित्रवत थे और इस आदमी ने मुझे बंबई में अपने पास आने का निमंत्रण दिया। मैंने भगवान पर भरोसा किया और अंग्रेज के पास गया। जब मैं उस किले में दाखिल हुआ तो मैंने सड़क के दोनों ओर देखा युवा पुरुष जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में बढ़िया बंदूकें थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैंने लंबी दाढ़ी वाले अंग्रेजों को देखा जो मेरी ही उम्र के थे और उनका पहनावा भी वैसा ही था। आगे चलकर सफेद दाढ़ी वाले ब्रोकेड पहने अंग्रेज थे। मैंने अंग्रेज बच्चों को देखा जो सुंदर थे और उनकी टोपियों के किनारे पर मोती जड़े हुए थे। वह अपने मेजबान के घर पहुंचा और उसे बैठे हुए पाया, एक कुर्सी पर। उन्होंने मुझे गुड डे कहा, जो उनका अभिवादन का सामान्य तरीका है। फिर वे अपनी कुर्सी से उठे और मुझे गले लगाया और मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। कुछ दयालु पूछताछ के बाद हमारी बातचीत अलग अलग चीजों पर आ गई। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह एक दयालु और मैत्रीपूर्ण भावना में था। जब साक्षात्कार समाप्त हो गया तो उन्होंने मुझे उनके अंदाज में मनोरंजन की पेशकश की, लेकिन मैं भागकर खुश था। मुगल सेनाओं को निष्क्रिय रक्षात्मक नीति पर सीमित कर देने के बाद शिवाजी अचानक पूर्व की ओर मुड़ गए और गोलकुंडा साम्राज्य के खिलाफ आगे बढ़ गए, जो एक मुस्लिम राज्य होने के बावजूद शिवाजी के खिलाफ बीजापुर और साम्राज्य के लंबे संघर्ष के दौरान विवेकपूर्ण तरीके से तटस्थ रहा था। इसकी तटस्थता इसे अधीनता और श्रद्धांजलि की मांग से नहीं बचा पाई। जल्दबाजी में गोलकुंडा के राजा ने श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिलियन सोने के पगोड़ा पेश किए। इसी वर्ष बीजापुर के राजा की मृत्यु ने शिवाजी को उस जीर्ण शीर्ण राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने और उसके कुछ क्षेत्र को अपने राज्य में जोड़ने का बहाना दे दिया।
अब वह दक्षिण भारत में सर्वोच्च था। अपने सहधर्मियों के लिए वह उत्तर में मुस्लिम सम्राट का हिंदू प्रतिद्वंदी लग रहा था और उसने अपनी बढ़ती शक्ति और अधिकार का नाटकीय प्रदर्शन करने का फैसला किया। उसने घोषणा की कि वह खुद को हिंदू भारत का राजा बनाएगा, उसी रीति रिवाजों के साथ जो भारत के पुराने सम्राटों ने राज्याभिषेक में उपस्थित थे, जब पूरा भारत हिंदू था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे रायगढ़ में हुआ शिवाजी का राज्य अभिषेक। तब तक के लिए धन्यवाद।